Hello everyone, I hope you all are well and safe at home. As you know students, this is second video of lesson 6th which name is अंतर्राष्ट्रीय संगठन in political science of class 12th. यदि आपने फर्स्ट वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप मेरी चैनल पर जाकर 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस की प्लेलिस्ट में देख सकते हो. नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट टुडेज टॉपिक, बुक पेज नंबर 86. तो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन की ज़रूरत क्यों होती है, कैसे बनते हैं और उनका क्या काम होता है. उसके साथ हमने संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में भी देखा था. अब यहाँ देख लेते हैं क्या है. तो यहाँ लीग ऑफ नेशंस के उत्तराधिकारी के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, यानी कि जब लीग ऑफ नेशंस जो है वो अपने काम में सक्सेस नहीं हुई, ये बनने के बाद भी सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, तो इसकी जगह क्या बनाया गया, संयुक्त राष्ट्र संघ बनाया गया. और ये दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के तुरंत बाद 1945 में इसे स्थापित किया गया. और शुरुआत में इसमें कितने देशों ने इसमें भाग लिया? 51 देश ने यहाँ घोषणा पत्र पर दस्तखत किए और इस संगठन की क्या हो गई, स्थापना हो गई. 2 विश्व युद्धों के बीच लीग ऑफ नेशंस जो नहीं कर पाया था उसे कर दिखाने की कोशिश संयुक्त राष्ट्र संघ ने की. और इसका जो उद्देश्य था वो क्या था स्टूडेंट्स? अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को रोकना और राष्ट्रों के बीच सहयोग की राह दिखाना. इसकी स्थापना के पीछे यह आशा काम कर रही थी कि यह संगठन विभिन्न देशों के बीच जारी ऐसे झगड़े को रोकने का काम करेगा जो आगे चलकर किसका रूप ले सकते हैं, युद्ध का. और अगर युद्ध छिड़ ही जाए तो शत्रुता के दायरे को सीमित करने का काम ये करेगा. इसके अलावा चूंकि झगड़े अक्सर सामाजिक आर्थिक विकास के अभाव में खड़े होते हैं, यानी कि सामाजिक आर्थिक विकास क्या, यानी कि अमीरी और गरीबी को लेकर. जैसे कोई अमीर देश है और एक अमीर देश है और एक गरीब देश है, तो अमीर देश क्या करता था स्टूडेंट्स? पहले वो अपनी पावर का मिसयूज करता था गरीब देश को अपने कंट्रोल में करने के लिए, तो जिसकी वजह से क्या होते थे, युद्ध होते थे. तो इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ की एक मंशा ये थी कि पूरे विश्व में सामाजिक आर्थिक विकास की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए विभिन्न देशों को एक साथ लाने की है. यानी कि जो सामाजिक आर्थिक जो डिफरेंस था, अमीरी गरीबी का जो देशों में डिफरेंस था, उसको सब मिलकर क्या करेंगे, कम करेंगे. और वो कैसे कर सकते हैं कि किसी गरीब देश की सब मिलकर क्या करेंगे, हेल्प करके कर सकते हैं. जैसे वर्ल्ड बैंक बन जाएगा. संयुक्त राष्ट्र संघ के बनने के बाद वर्ल्ड बैंक बना, विश्व बैंक बना. तो वो क्या था, वो यही था कि गरीब वहाँ से क्या, गरीब देश वहाँ से क्या ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं, जिससे कि वो अपने देश में डेवलपमेंट की प्रोसेस को शुरू कर सकते हैं. ओके. 2011 तक संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सदस्यों की संख्या थी स्टूडेंट्स, वो कितनी थी? 193 थी. 2006 तक 192 थी. और मे बी दक्षिणी सूडान जो था वो लास्ट 23वां जो था वो देश था इसमें शामिल होने वाला. इसमें लगभग सभी स्वतंत्र देश शामिल हैं. संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में हर एक सदस्य को एक वोट हासिल है. इसकी सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य हैं. और स्थायी सदस्य क्या होते हैं स्टूडेंट्स की? परमानेंट, जो शुरुआत से लेकर अब तक चले आ रहे हैं. और वो परमानेंट सदस्य कौन से हैं? वो है अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन. और ये इसलिए है क्योंकि जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था उसमें इनकी क्या हुई थी, जीत हुई थी. और ये उस टाइम वैसे भी रिच कंट्री थी, तो इसीलिए इन्हीं को ही क्या बनाया गया, परमानेंट मेंबर बनाया गया. और ये आज तक परमानेंट ही है. इसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे अधिक दिखने वाला जो सार्वजनिक चेहरा और उसका प्रधान प्रतिनिधि महासचिव होता है. और वर्तमान समय में यानी कि अब जो है वो कौन है महासचिव? एंटोनियो गुटेरस. तो स्टूडेंट्स ये लर्न कर लेना इनका नाम. और ये क्या है, ये 9वें महासचिव हैं. और उन्होंने ये पद कब संभाला? 1 जनवरी 2017 को ये संभाला. और 1995 से लेकर 2002 तक पुर्तगाल के प्रधानमंत्री और 2005 से 15 तक यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज रहे. यानी कि ये जो है ये भी यहाँ महासचिव रहे हैं. फिर उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की कई शाखाएं हैं. जैसे मैंने कल भी बताया था कि इसने बाद में अपने क्या बना रखे हैं, अलग शाखाएं बनी हुई है. जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स जैसे अलॉट होते हैं. जैसे अगर हम हमारी राजनीति से रिलेटेड बात करें तो कोई कृषि मंत्री है, कोई वित्त मंत्री है, कोई
स्वास्थ्य मंत्री है। तो ऐसे ही अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए गए संयुक्त राष्ट्र संघ में भी, और उन पर कैसे काम करना है वो सब डिटेल जो है, वो जो डिपार्टमेंट जिसको अलॉट किया गया वो उस पर काम करेगा। तो सदस्य देशों के बीच युद्ध और शांति तथा वैर विरोध पर आम सभा में भी चर्चा होती थी और सुरक्षा परिषद में भी होती थी। तो यहाँ आम सभा और सुरक्षा परिषद दो अलग अलग चीज़ है स्टूडेंट्स की। सुरक्षा परिषद में तो हमारे क्या होंगे, परमानेंट मेंबर होंगे, स्थायी सदस्य होंगे, जो मैंने अभी 5 बात की थी उनकी। और आम सभा में हमारे कौन से सदस्य होंगे, जो कि अस्थायी होंगे, जो परमानेंट नहीं होंगे, जो उनका टाइम पीरियड सिर्फ 2 साल का होगा। 2 साल के बाद 2 साल का गैप देकर वो फिर से इसके लिए ट्राई कर सकते हैं। सामाजिक और आर्थिक मुद्दों से निपटने के लिए जो एजेंसियां हैं वो कौन सी है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, यानी कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो पूरे वर्ल्ड में जितनी भी हमारी कोई बीमारी से रिलेटेड है, फॉर एग्जांपल जैसे आंगनवाड़ी है हमारे इंडिया में, तो ये सभी देशों में है, तो इनको कौन चला रहा है, WHO। तो ठीक ऐसे ही ये और सारे हैं स्टूडेंट्स। आई थिंक ये आप अच्छे से पढ़ सकते हो। और लेकिन पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स इनके बारे में डिटेल ज़रूर आप पता करना कि यहाँ कौन सा जो संगठन है वो क्या कर रहा है। जैसे UNDP का क्या काम है या UNHRC का क्या काम है, और इनके बारे में सभी डिटेल जो है आप बेटा गूगल पर ले सकते हो और इनको अच्छे से आप इनको लर्न कर लेना। क्योंकि जब भी हम कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं जॉब के लिए, तो उसके अंदर इनसे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो इसीलिए मैं आपको ये कह रही हूँ कि इनके बारे में अच्छे से डिटेल आप फाइंड आउट कर लेना और लर्न कर लेना। शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार। तो स्टूडेंट्स ये कह रहा है कि बदलते परिवेश में ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किसी भी संगठन में सुधार और विकास करना लाजमी है। तो बिल्कुल सही बात है स्टूडेंट्स कि जब ये बनाया गया था उस टाइम की कंडीशन कुछ और थी, उस टाइम लोगों की रिक्वायरमेंट और नीड्स कुछ और थी, लेकिन अब कुछ और है। तो इसमें अब सुधार तो होना ही चाहिए ना। टाइम के साथ साथ जो है काफ़ी कुछ चेंज हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ भी इसका अपवाद नहीं है। हाल के वर्षों में इस वैश्विक संस्था में सुधार की मांग करते हुए आवाज़ें उठी हैं। सुधारों की प्रकृति के बारे में कोई स्पष्ट राय और सहमति नहीं बन पाई है। तो स्टूडेंट्स यहाँ जो 2 तरह के बुनियादी सुधारों का मसला है, एक तो यह है कि संगठन की बनावट और इसकी प्रक्रियाओं में क्या किया जाए, सुधार किया जाए। दूसरे, इस संगठन के न्यायाधिकार में आने वाले मुद्दों की समीक्षा की जाए। लगभग सभी देश सहमत है कि दोनों ही तरह के सुधार जरूरी है। देशों के बीच सहमति इस बात पर नहीं है कि इसके लिए दरअसल ठीक करना क्या है, कैसे करना है और कब करना है। बनावट और प्रक्रियाओं में सुधार के अंतर्गत सबसे बड़ी बहस जो थी वो सुरक्षा परिषद के कामकाज को लेकर है, और इससे जुड़ी हुई एक मांग यह है कि सुरक्षा परिषद में स्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या क्या की जाए, बढ़ाई जाए। तो ये क्यों बढ़ाई जाए स्टूडेंट्स, क्योंकि जितने ज़्यादा मेंबर होंगे उतनी ज़्यादा ही क्या चलेगी, डिस्कशन चलेगी, कुछ नया सॉल्यूशन होगा, कुछ नई टेक्नोलॉजी जो एक देश के पास है दूसरों के पास नहीं है वो सभी के पास जाएगी, एक दूसरे की हेल्प ज़्यादा होगी, और ये ताकि समकालीन विश्व राजनीतिक की वास्तविकताओं की संगठन में बेहतर नुमाइंदगी हो सके। बिल्कुल ठीक बात है ना, यही कि और भी ज़्यादा जितने ज़्यादा मेंबर होंगे उतने ज़्यादा ही माइंड होगा और उतनी ज़्यादा ही बहस होगी और कुछ अच्छा निकल कर आएगा। और ख़ास तौर से एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के ज़्यादातर देशों को सुरक्षा परिषद में सदस्यता देने की बात उठ रही है, क्योंकि इन एरिया के सदस्य क्या हैं, कम है, एशिया से भी कम है। आपको पता होगा हमारा इंडिया भी कहाँ है, एशिया कॉन्टिनेंट में ही है। पिछले लेसन में ये आपने एशिया के कॉन्टिनेंट्स के बारे में रीड किया भी होगा। इसके अतिरिक्त अमेरिका और पश्चिमी देश संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट से जुड़ी प्रक्रियाओं और इसके प्रशासन में सुधार चाहते हैं। अब बजट की क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ बजट मतलब कि पैसा। तो जो भी यहाँ संयुक्त राष्ट्र संघ का जो भी मेंबर बना है, जो भी देश, उन सभी देशों को कुछ पैसा यहाँ अपना सबमिट कराना पड़ता है, और सबसे ज़्यादा जो पैसा है वो यहाँ अमेरिका ही दे रहा है। तो ये जो थोड़ा सिस्टम है वो थोड़ा सा बदलना चाहिए, या तो इक्वली सभी डिस्ट्रीब्यूट करें, या फिर अगर कोई कम ज़्यादा कर रहा है तो उसके ऊपर भी कुछ कंडीशंस अप्लाई हो, तो ये वो चेंज चाहते हैं।
नेक्स्ट है, जहाँ तक संयुक्त राष्ट्र संघ में किन्हीं मुद्दों को ज़्यादा प्राथमिकता देने अथवा उन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ के न्यायाधिकार में लाने का सवाल है, तो कुछ देश और विशेषज्ञ चाहते हैं कि यह संगठन शांति और सुरक्षा से जुड़े मिशनों में ज़्यादा प्रभावकारी अथवा बड़ी भूमिका निभाए, जबकि औरों की इच्छा है कि यह संगठन अपने को विकास तथा मानवीय भलाई के कामों, कौन से काम, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, जनसंख्या नियंत्रण, मानवाधिकार, लिंगगत न्याय और सामाजिक न्याय तक सीमित रखे। यानी कि कुछ तो चाहते हैं कि इन सब से हटकर कुछ और भी आए, सो दैट कि क्या हो सके, और भी विश्व में विकास स्थापित किया जा सके, और भी लोगों का जो जीने का जो तरीका है उसमें और भी ज़्यादा सुधार लाया जा सके। और कुछ चाहते हैं कि बस ये सीमित ही हो, कि बस यही चीज़ें हों और इन्हीं के ऊपर संयुक्त राष्ट्र संघ क्या करे, काम करें। आइए हम दोनों ही किस्म के सुधारों पर नज़र दौड़ाएं। इस चर्चा में हम ज़्यादा जोर ढांचागत और प्रक्रियागत सुधारों पर देंगे। तो स्टूडेंट्स, बुक पेज नंबर 87 पर ये संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं जो अब तक बने हैं, और इनके अंडर में क्या क्या काम रहा है, इन्होंने किस काम पर अपना कार्यकाल पूरा किया है, ये सब है। तो इसको अच्छे से रीड कर लेना, मेन पॉइंट्स यहाँ से लर्न कर लेना, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन निकलते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम आ गए हैं हमारे नेक्स्ट पेज पर, बुक पेज नंबर 88। देखते हैं ये क्या कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई थी वो दूसरे विश्व युद्ध के तुरंत बाद हुई थी 1945 में, और इस महायुद्ध के बाद विश्व राजनीति की जो सच्चाइयाँ थी उसी के अनुरूप इसका क्या हुआ, गठन हुआ। यानी कि उस टाइम की जो कंडीशन थी कि क्या चेंज करना चाहिए, किस चीज़ में सुधार करना चाहिए, उसी के अनुरूप इसका गठन हुआ। और इसके कामकाज से तत्कालीन विश्व राजनीति की वास्तविकताएं झलकती थी। यानी कि उस टाइम जो भी राजनीति में था या जिस चीज़ की भी ज़रूरत थी वो सारी चीज़ें यहाँ दिखती थी। शीत युद्ध के बाद ये सच्चाइयाँ बदल गई है, और 1991 से आए बदलावों में से कुछ निम्नलिखित है। यानी कि स्टूडेंट, जिस टाइम ये संगठन बनाया गया उस टाइम की कंडीशन कुछ और थी, उस टाइम देशों में भी कुछ अलग था। जैसे कि हो सकता है कि उस टाइम जो देश गरीब थे वो आज अच्छे रिच हो गए हैं, उनका अच्छा डेवलपमेंट हो गया है। तो यहाँ देखते हैं क्या क्या चेंज हो गया है। सोवियत संघ बिखर गया, यानी कि ये टूट गया। फिर अमेरिका जो है सबसे ज़्यादा ताकतवर बन गया। सोवियत संघ के उत्तराधिकारी राज्य रूस और अमेरिका के बीच क्या हो गई, उनके बीच ज़्यादा सहयोगात्मक संबंध बन गए। चीन बड़ी तेज़ी से क्या बना, एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। ये आपको भी पता है कि चीन में क्यों बन रहा है वो महाशक्ति, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा है। भारत भी तेज़ी से इसी दिशा में क्या है, अग्रसर है। एशिया की अर्थव्यवस्था अप्रत्याशित दर से तरक्की कर रही है। बिल्कुल, एशिया में सभी जो कॉन्टिनेंट है उनका क्या हो रहा है, सभी कंट्रीज का, एशिया की सभी कंट्रीज का डेवलपमेंट हो रहा है। अनेक नए देश संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुए हैं, जैसे कि जो सोवियत संघ से आज़ाद हुए हैं वो देश, अथवा पूर्वी यूरोप के भूतपूर्व साम्यवादी देश हैं जो अब की किस में ऐड हो गए हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ में वो शामिल हो गए हैं। अब विश्व के सामने चुनौतियों की एक पूरी नई कड़ी आ गई है। नई कड़ी कैसे आ गई है स्टूडेंट्स, कि जो उस टाइम जो कंडीशन थी उनके अकॉर्डिंग जो ज़रूरतें थी वो अलग थी, और जो अब की कंडीशन है स्टूडेंट्स वो अलग है। जैसे यहाँ कुछ दिया भी है, जनसंहार, गृह युद्ध, जातीय संघर्ष, आतंकवाद, परमाणिक प्रसार, जलवायु में बदलाव, पर्यावरण की हानि, महामारी मौजूद है। यानी कि ये अब की कंडीशन है कि अब हमें इन टॉपिक्स पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जैसे कि महामारी, अब जैसे कोविड-19 को ही लगा लो, वो क्या बन गई है, वो एक वैश्विक स्तर पर फैली हुई ऐसी बीमारी है जिसने पूरे वर्ल्ड पर अपना इफेक्ट किया है। तो इन चीज़ों पर अब ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ऐसी दशा में जब शीत युद्ध का अंत 1989 में हो रहा था तो विश्व के सामने सवाल था कि क्या संयुक्त राष्ट्र संघ का होना पर्याप्त है, जो कुछ करना जरूरी है क्या उससे करने में संयुक्त राष्ट्र संघ सक्षम है, इसे क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, बेहतर ढंग से ये काम कैसे करे और इसमें कौन से सुधार जरूरी है। तो पिछले 15 सालों से इसके सदस्य देश जो है वो क्या कर रहे हैं, वो इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम देखते हैं प्रक्रियाओं और ढांचे में सुधार। तो सुधार तो होने चाहिए, और सुधार कैसे होने चाहिए कि यहाँ हम बात करेंगे कि सुरक्षा परिषद में सुधार पर जारी बहस की थोड़ी चर्चा करेंगे। कि जैसे कि 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में एक प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। प्रस्ताव में 3 मुख्य शिकायतों का जिक्र था।
तो नंबर 1 इज सुरक्षा परिषद अब राजनीतिक वास्तविकताओं की नुमाइंदगी नहीं करती, यानी कि ये क्या करती है कि सुरक्षा परिषद में अब जो पावरफुल देश है या जो स्थायी मेंबर है वो अपनी पावर ज़्यादा शो करते हैं और बाकी जो कंट्रीज है या गरीब कोई देश इसमें शामिल है तो उनको थोड़ी इम्पोर्टेंस कम देता है। इसके फैसलों पर पश्चिमी मूल्यों और हितों की छाप होती है और इन फैसलों पर चंद देशों का दबदबा होता है, जो यानी कि यहाँ जो डिसीजन लिए जाते हैं वो पश्चिमी देशों के हितों की छाप होती है, यानी कि वेस्टर्न जो हमारी कंट्रीज है क्योंकि वो रिच है और स्टार्टिंग से ही वो इसके क्या रही हैं, स्थायी मेंबर रहे हैं, इसीलिए उन्हीं का ज़्यादा दबदबा रहता है। सुरक्षा परिषद में बराबर का प्रतिनिधित्व नहीं है, यानी कि कैसे कि सुरक्षा परिषद में जो स्टार्टिंग में जो स्थायी सदस्य रखे गए, जो दूसरे विश्व युद्ध में जिनकी जीत हुई वही अब तक स्थायी है, बाकी किसी को ये चांस अभी नहीं मिल रहा। तो इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे में बदलाव की इन बढ़ती हुई मांगों के मद्देनजर 1 जनवरी 1997 को संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कोफी अन्नान ने जांच शुरू करवाई। तो ये याद कर लेना स्टूडेंट्स अच्छे से कि किसने ये जांच शुरू करवाई और कब करवाई, कि सुधार कैसे कराया जाए। मिसाल के तौर पर यही कि क्या सुरक्षा परिषद के नए सदस्य चुने जाने चाहिए, बिल्कुल चुने जाने चाहिए ना। इसके बाद के सालों में सुरक्षा परिषद की स्थायी और अस्थायी सदस्यता के लिए मानदंड सुझाए गए। इनमें से कुछ निम्नलिखित है। सुझाव आए कि एक नए सदस्य को, अब यहाँ देखिए स्टूडेंट्स की जो स्थायी और अस्थायी जो मेंबर है उनके लिए कुछ कंडीशंस बनाई गई कि कौन सा देश शामिल हो सकता है, उस देश के पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जो कि इसका मेंबर बन सकता है, किसका, संयुक्त राष्ट्र संघ का। नंबर 1 वो देश क्या होना चाहिए, बड़ी आर्थिक ताकत होना चाहिए, यानी कि वो देश अमीर होना चाहिए, उसके पास पैसा होना चाहिए। सेकेंड इज बड़ी सैन्य ताकत होनी चाहिए, यानी कि आर्मी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में ऐसे देश का योगदान ज़्यादा हो, यानी कि पैसा भी वो देश क्या दे, ज़्यादा दे वहाँ बजट में। आबादी के लिहाज से बड़ा राष्ट्र हो, यानी कि उस देश में जनसंख्या भी क्या हो, ज़्यादा हो। ऐसा देश जो लोकतंत्र और मानवाधिकारों को सम्मान करता हो, तो ये एक अच्छा पॉइंट है यहाँ। यह देश ऐसा हो कि अपने भूगोल, अर्थव्यवस्था और संस्कृति के लिहाज से विश्व की विविधता की नुमाइंदगी करता हो, यानी कि अपनी इन सारी चीज़ों के साथ साथ वो विश्व के सभी देशों के बारे में भी अच्छा सोचे, उनके भी विकास के बारे में सोचे। तो एक ऐसा देश जिसके पास ये सारी चीज़ें हो वो देश ही अप्लाई कर सकता है किसके लिए, सुरक्षा परिषद के स्थायी और अस्थायी सदस्य बनने के लिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ देख लेना आपकी सालाना बजट में जो कोई भी देश कितना अपना योगदान कर रहा है, कितना पैसा वो जमा करा रहा है, यहाँ वो आप देख सकते हो परसेंटेज कितनी है। तो स्टूडेंट्स यहाँ विश्व बैंक के बारे में बताया गया है, ये कब बना और इसका मेन उद्देश्य क्या है, इसको आप रीड कर लेना अच्छे से। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। स्पष्ट है कि इन मानदंडों में से हर एक की कुछ न कुछ वैधता है। सरकार अपने अपने हित और महत्वाकांक्षाओं के लिहाज से कुछ कसौटियों को फायदेमंद तो कुछ को नुकसानदेह मानती है। भले ही कोई देश सुरक्षा परिषद की सदस्यता के लिए इच्छुक न हो, वह फिर भी बता सकता है कि इन कसौटियों में दिक्कत है। यानी कि जो अभी हमने ऊपर कंडीशंस की बात की थी कि किसी देश के लिए क्या क्या ज़रूरी है इसका सदस्य बनने के लिए, तो ये उन्हीं की बात कर रहा है स्टूडेंट्स। जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने कहा कि बड़ी आर्थिक ताकत होना चाहिए, यानी कि वो देश अमीर होना चाहिए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। कई बार गरीब देश भी मिलजुल कर काम करना चाहता है, लेकिन अगर उसके पास पैसा नहीं है तो इसका मतलब कि वो इसका सदस्य नहीं बन सकता। तो ये तो क्या है, गलत है। इसीलिए सुरक्षा परिषद की सहायता के लिए किसी देश की अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी होनी चाहिए अथवा उसके पास कितनी बड़ी सैन्य ताकत होनी चाहिए, तो ये दोनों चीज़ें मैटर करती है कि ज़रूरी नहीं है कि ये हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में कितना योगदान करे कि सुरक्षा परिषद की सदस्यता हासिल कर सके। कोई देश विश्व की बड़ी भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा हो तो उसकी बड़ी जनसंख्या इसमें बाधक है या सहायक है। अगर लोकतंत्र और मानवाधिकार के प्रति सम्मान की कसौटी हो तो इस मामले में बेहतरीन रिकॉर्ड वाले देशों की कतार लग जाएगी। सवाल ये है कि क्या ये देश परिषद के सदस्य के रूप में प्रभावकारी होंगे। इसके आगे सवाल यह भी है कि प्रतिनिधित्व के मसले को कैसे हल किया जाए। क्या भौगोलिक दृष्टि से बराबरी के प्रतिनिधित्व का यह अर्थ है कि एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के कैरिबियाई क्षेत्र के एक एक सीट सुरक्षा परिषद में होनी चाहिए, यानी कि इनका एरिया भी तो बड़ा है। अगर भौगोलिक दृष्टि से देखें तो बड़े एरिया की बात की गई है। यह एक प्रश्न यह भी है कि क्या महादेशों की बजाय
क्षेत्र और उप क्षेत्र को प्रतिनिधित्व का आधार बनाया जाए। प्रतिनिधित्व का मसला भूगोल के आधार पर हल किया जाए। आर्थिक विकास को आधार मानकर यह मसला क्यों नहीं हल किया जाए। अगर आर्थिक विकास को आधार माने तब भी कठिनाई है, यानी कि अमीरी और गरीबी को देखें तब भी मुश्किल आएगी कि गरीब देश तो इसका मेंबर बन ही नहीं सकता। विकासशील देश विकास की अलग अलग सीढ़ियों पर खड़े हैं। फिर संस्कृति क्या करे, क्या विभिन्न संस्कृतियों या सभ्यताओं को ज़्यादा संतुलित ढंग से प्रतिनिधित्व दिया जाए। कोई विश्व को सभ्यता या संस्कृति के आधार पर बांटकर कैसे देख सकता है, जबकि किसी एक ही राष्ट्र के भीतर विभिन्न संस्कृति धाराएं उपस्थित होती है। बिल्कुल सही बात है ये कि हम कैसे बांट सकते हैं किसी एक देश के पार्ट को उसकी संस्कृति के आधार पर। इसी से जुड़ा एक मसला सदस्यता की प्रकृति को बदलने का है। मिसाल के तौर पर कुछ का जोर था कि 5 स्थायी सदस्यों को दिया गया निषेधाधिकार, वीटो पावर खत्म होना चाहिए। अब उनको जो स्पेशल राइट दिया गया, स्पेशल अधिकार दिया गया, वो था वीटो पावर का। तो वो अब क्या चाहते हैं, कुछ लोग चाहते हैं कि वो क्या होना चाहिए, खत्म होना चाहिए। अनेक का मानना था कि निषेधाधिकार लोकतंत्र और संप्रभु राष्ट्रों के बीच बराबरी की धारणा से मेल नहीं खाता, अतः यह संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए उचित या प्रासंगिक नहीं है। सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया में स्थिरता कायम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र में 5 स्थायी सदस्यों को विशेष हैसियत दी गई। अब 5 स्थायी सदस्यों का मुख्य फायदा था कि सुरक्षा परिषद में उनकी सदस्यता स्थायी होगी और उन्हें वीटो का अधिकार होगा। तो ये वीटो का अधिकार क्या है स्टूडेंट्स, ये इन 5 देशों को ही है जो स्टार्टिंग से ही क्या है, स्थायी सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के। वो ये है कि सपोज कोई डिसीजन लिया गया, सभी एग्री हैं उस डिसीजन के लिए, लेकिन इन 5 में से किसी एक को वो पसंद नहीं आया, तो वो एक मना कर सकता है और उस एक के मना करने से वो जो डिसीजन लिया गया सभी लोगों द्वारा वो अप्लाई नहीं होगा। तो यानी कि उस एक के पास स्पेशल क्या आई, पावर आई। इस एग्जाम्पल से समझ सकते हो कि वीटो पावर क्या है। वीटो पावर यही है कि ऐसी शक्ति होना हमारे पास कि हम सभी के डिसीजन को भी क्या कर सकते हैं, मना कर सकते हैं। अस्थायी सदस्य 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और इस अवधि के बाद उनकी जगह नए सदस्यों का चयन होता है। 2 साल की अवधि तक अस्थायी सदस्य रहने के तत्काल बाद किसी देश को फिर से इस पद के लिए नहीं चुना जा सकता। यानी कि जब कोई देश 2 साल तक इसका अस्थायी सदस्य रह चुका तो वो दोबारा नहीं रहेगा, यानी कि वो कंटिन्यू 4 साल नहीं रह सकता। अगर 2 साल उसके पूरे हो गए तो उसे एक बार ये सदस्यता छोड़नी पड़ेगी। उसके बाद 2 साल के गैप देकर, यानी कि 2 साल बीच में छोड़कर वो फिर से अप्लाई कर सकता है। अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन इस तरह होता है कि विश्व के सभी महादेशों का प्रतिनिधित्व हो सके, यानी कि सारे देश इसमें क्या हो सके, शामिल हो सके। इस तरह से इसको चुना जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अस्थायी सदस्यों को वीटो का अधिकार नहीं है, यानी कि ये किसको है, ये सिर्फ स्थायी सदस्यों को है। सुरक्षा परिषद में फैसला मतदान के जरिए होता है। हर सदस्य को 1 वोट का अधिकार होता है। बहरहाल स्थायी सदस्यों में से कोई एक अपने निषेधाधिकार का प्रयोग कर सकता है और इस तरह वह किसी फैसले को रोक सकता है, यानी कि ये उसकी वीटो पावर है जो मैंने अभी बताई थी कि वीटो पावर यही है कि कोई एक मेंबर भी सभी के फैसले को क्या कर सकता है, रोक सकता है, भले ही अन्य स्थायी सदस्यों और सभी अस्थायी सदस्यों ने उस फैसले के पक्ष में मतदान किया हो, यानी सब एग्री हो तो भी इन 5 में से अगर कोई देश नहीं चाहता कि ये जो डिसीजन लिया गया ये सही है तो वो उसे रोक सकता है। तो यही वीटो पावर है। यहाँ वीटो पावर का एक अच्छा एग्जाम्पल तुम समझ सकते हो स्टूडेंट्स। निषेधाधिकार को समाप्त करने की मुहिम तो चली है, लेकिन इस बात की भी समझ बनी है कि स्थायी सदस्य ऐसे सुधार के लिए शायद ही राजी होंगे। यानी कि निषेधाधिकार को खत्म करने की बात तो सोची गई, लेकिन जो स्थायी सदस्य हैं, जो 5 देश इसके स्थायी हैं, वो इसके लिए तैयार नहीं होंगे, क्योंकि कौन चाहेगा कि उनकी पावर कम हो, कोई भी नहीं चाहेगा। तो शीत युद्ध भले ही समाप्त हो गया हो, लेकिन संभव है कि विश्व अभी तक आमूल चूल बदलाव के लिए तैयार न हो। इस बात का खतरा है कि वीटो न हो तो सन 1945 के समान इन ताकतवर देशों की दिलचस्पी संयुक्त राष्ट्र संघ में न रहे। यानी कि अगर इन 5 स्थायी सदस्यों को हटा दिया जाए या इनसे वीटो पावर ले ली जाए तो हो सकता है कि इनका इंटरेस्ट इस संगठन में ना रहे, क्योंकि इन्हीं की पावर और इन्हीं के पैसे से ही ज़्यादा
चल रहा है ये संगठन, फॉर एग्जांपल अमेरिका जो है वो सबसे ज़्यादा पैसे दे रहा है यहाँ, और अगर अमेरिका का ही इंटरेस्ट ना रहा तो फिर क्या होगा, वो अगर पीछे हट जाता है या अपने आप को अलग कर लेता है तो बाकी के देश मिलकर इतना नहीं कर सकते। इससे बाहर रहकर वे अपनी रुचि के अनुसार काम करें और उनके जुड़ाव अथवा समर्थन के अभाव में यह संगठन प्रभावकारी न रह जाए। यानी कि इससे अगर वीटो पावर हटा लेंगे और ये 5 जो स्थायी सदस्य हैं ये हट जाएंगे तो ये संगठन इतना प्रभावकारी नहीं रहेगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया। हमारा नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ का न्यायाधिकार, जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। और यहाँ तक आपने सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लर्न कर लेने हैं। और यदि आपको अच्छे से ये सारा समझ आ गया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके।